है इस देश की, जिसमें मेरा परिवार का खून मिला हुआ है, जिसके लिए हम आज लड़ रहे हैं, जिसके लिए आपके पूर्वजों ने जान दी है, आपके पूर्वजों ने पसीना और खून बहाया है, ये वो मिट्टी है। ये इस देश की सबसे पवित्र मिट्टी है हमारे लिए। इसके लिए हम लड़ रहे हैं। हम इस देश के जन जन के स्वाभिमान के लिए लड़ रहे हैं। हम इस देश के जन जन के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। हम लड़ रहे हैं उस सब चीजों के लिए जिसके लिए हमारे पूर्वज लड़े थे। आज ये देश की परिस्थिति है, ये आपको गहराई से समझना पड़ेगा। और ये जो लड़ाई जो है, आपको एकदम सीना तान के मजबूती से लड़नी पड़ेगी। नमस्कार, उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और सानंद होंगे। आजकल आप लोग देख भी रहे होंगे, पढ़ भी रहे होंगे कि चुनावों का जो रुझान है, पहले सबसे तो पता ही नहीं चल पा रहा है कि चुनाव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। एक तो इनको फैक्ट है कि ये भारतीय लोकतंत्र का ये पहला चुनाव है जिसमें जनता पूरी तरीके से उदासीन भाव से वोट देने निकल रही है। उसकी वजहें बहुत है, उस पर फिर कभी डिस्कस होगा। उसके चलते ये अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है या क्या रुझान चल रहा है। बहरहाल जो भी सूचनाएं छन के आ रही हैं, उससे लग रहा है दो जो चुनाव के फेज़ बीत गए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की हालत पतली है, खस्ता है। बाकी अभी बहरहाल 4 फेज़ और बाकी बचे हैं। और वो जो जिस हिसाब से अपने नरेंद्र मोदी साहब भाषण दे रहे हैं कि भैंस खोद ले जाएंगे, गाय खोद ले जाएंगे और मंगलसूत्र ले जाएंगे, उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनको भी शायद ये भान है कि पार्टी चुनाव हार रही है, इसलिए खिसियाहट में भी वैसी बात कर रहे हैं। अब आइए थोड़ी सी उसी के बरस जो है वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी भाषण दे रहे हैं। सबसे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि प्रियंका गांधी राहुल गांधी से कहीं अच्छी वक्ता है और बहुत अच्छे भाषण देती हैं। उनके भाषण की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि उनके सारे के सारे भाषण जो है मुद्दों पर आधारित होते हैं। महंगाई हुई, बेरोज़गारी हुई और क्या नाम है, ये जो पेपर लीक हो रहे हैं या जो अपराध हो रहे हैं, ये सब सारे मुद्दों पर आधारित बातें करती है। और सबसे बड़ी अच्छी बात है उनके जो भाषण की जो एक जो स्वर है वो ये है कि वो स्वर जो है वो समझाने का होता है कि आप लोग समझिए, अगर आप नहीं समझेंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। वो बताती हैं कि अगर अडानी अंबानी के और उनके जैसे 22 उद्योगपतियों का जो है 16 लाख करोड़ रुपया माफ़ हो सकता है, तो कॉमन किसान का क्यों नहीं हो सकता। ये सब बातें उनका पूरा जो मोड होता है प्रियंका गांधी को समझाने वाला होता है। अब किस हद तक पब्लिक समझी, किस हद तक नहीं, है तो चुनाव बाद ही पता चलेगा। उससे एक बात तो ये साबित होती है कि प्रियंका गांधी के रूप में इस चुनाव के जो बहुत से प्लस माइनस पहलू हैं, उसमें का एक प्लस पहलू ये भी कि प्रियंका गांधी जैसे एक अच्छी वक्ता ओरेटर पब्लिक को मिली। अब एक चीज़ मैं थोड़ा सा प्रसंग से हट के यहाँ आपको बता रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी जब 1885 में बनी, खैर वो तो बड़ी लंबी बात हो जाएगी। ख़ास तौर से 1915 में जब महात्मा गांधी आए और उन्होंने कांग्रेस की बागडोर अपने हाथ में ली, तो उन्होंने 2 काम किया। स्वतंत्रता संग्राम के लिए तो वो लड़े ही लड़े, उसके अलावा उन्होंने भारतीय जो कॉमन मैन था, जो कि आप सोच लीजिए आज से 100 साल पहले की हालत होती है, आज से 100 साल पहले का कॉमन मैन जो न पढ़ा था, न लिखा था, न जिसके पास पैसा था, उसको उन्होंने समझाने की भी कोशिश की। कांग्रेस के जो तमाम वॉलंटियर्स होते थे, जो सेवा दल होता था, ये सब जो था गांव-गांव में फैला रहता था और लोगों को बताता था, सरकार की नीतियों के बारे में बताता था और कैसे सफाई वो लोग करें, गांव में कायदे से रहें, ये सब बताता। मतलब वो एक तरीके से जो था वो महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन और प्लस जो है समाज सुधार आंदोलन दोनों एक साथ चला रखा था। उतने बड़े पैमाने पर तो नहीं, वो करना संभव ही नहीं प्रियंका गांधी के लिए, लेकिन छोटे पैमाने पर ही सही ये काम फिलहाल प्रियंका गांधी कर रही, लोगों को जागरूक कर रही हैं, ये अच्छी बात है। और एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, होता क्या है कि अगर किसी के बुरे दिन आ रहे हैं तो ये मान के चलिए कि उसके अंदर कोई बुराई आ ही रही होगी, तभी वो बुरे दिन उसके आते, वरना जल्दी आते नहीं। कांग्रेस इसमें कोई शक नहीं है कि कॉमन मैन के बारे में सोचती है, लेकिन लगातार सत्ता में रहने के बाद के चलते कांग्रेस भी एक हद तक जो थी काफ़ी कुछ आलसी और काफ़ी मतलब निचले लेवल पे और वैसे भी थोड़ा सा मतलब करप्ट भी हो गई थी। और साथ ही साथ सत्ता में बने रहने के लिए वो ऐसे भी समझौते करने पे आमादा हो गई थी जो नहीं करनी चाहिए थी, जिसका एक बहुत ही व्यक्तिगत एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, सभी जानते हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शाहबानो प्रकरण की। शाहबानो प्रकरण बड़ा अब तो खैर जगत प्रसिद्ध प्रकरण है, आप लोग सब लोग जानते ही होंगे। शाहबानो को उसके पति ने तलाक दे दिया और उसने सुप्रीम कोर्ट तक से जाके गुजारा भत्ता ले लिया
बाद में जो तमाम मुस्लिम जो कट्टरपंथी या कह जो भी कह लीजिए, उन्होंने राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और नए नौसिखिया टाइप के थे, उनके ऊपर दबाव डाला और वो सुप्रीम कोर्ट से उसके कानून के खिलाफ फिर नया कानून बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निरस्त करके। उस समय का वो क्या नाम है, एक उदाहरण जो थे वो अपनी उसमें दे रहे थे आरिफ मोहम्मद खान, जिन्होंने उस मामले पे इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा कि सब लोग बैठे हुए थे, हम भी बैठे थे, नरसिंह राव भी बैठे थे, राजीव गांधी भी बैठे थे, सब लोग बैठे हुए थे और ये हुआ कि भाई शाहबानो वाले प्रकरण में क्या किया जाए, मुस्लिम जो एक कट्टरपंथ के लोग थे उनका दबाव पड़ रहा था। तो खैर मैंने कहा कि नहीं, ये इसके परिणाम बहुत ही गलत होंगे, अगर आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निरस्त करके संसद में कानून बनाएंगे तो ये बहुत ही गड़बड़ संदेश इससे जाएगा। और राजीव गांधी ने भी कहा कि हाँ ये बात तो है, सही बात है। तो उस पर नरसिंह राव ने कहा कि अरे हमको शासन करने के लिए बैठे हैं, शासन करने में ये सब थोड़े बहुत चलता है। लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा कि राजीव गांधी अंत समय तक उससे कन्विंस नहीं थे, लेकिन इतना दबाव उनके ऊपर पड़ा कि उन्होंने वो कर दिया। शाहबानो वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द करके उन्होंने नया कानून बना दिया, जिसके परिणाम ये हुए कि फिर वो उसके बाद की राजनीति ही पलट गई और जो धर्म आधारित राजनीति थी वो कहीं ना कहीं वो परवान चढ़ी, जिसके लिए कहीं ना कहीं वो शाहबानो प्रकरण जिम्मेदार। और उसके अलावा और भी तमाम चीज़ें थी। तो मैंने एक जिक्र किया कि इस तरीके से शासन में बने रहने के लिए कांग्रेस ने कई बार ऐसे समझौते किए जो नहीं करने चाहिए थे, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। और उसके अलावा एक काम और भी हुआ कि चूँकि शुरू में जो मतलब जिसको कहना चाहिए, जिसके लिए एक शब्द होता है करिश्मेटिक, जवाहरलाल नेहरू का भी करिश्मेटिक व्यक्तित्व था, इंदिरा गांधी का भी था, राजीव गांधी का भी था। उसके चलते जो था वो चूँकि उच्च स्तर पर चुनाव इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी के ही व्यक्तित्व से ही चुनाव जीते जाते थे, इसके चलते हुआ है कि कांग्रेस का जो कैडर था वो पूरी तरीके से वह प्रभावित होने लगा और नेता भी जो थे वो कैडर में बहुत ध्यान नहीं देते थे। कालांतर में स्थिति ये हुई कि अब की जो सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह की जो सरकार चली, उस सरकार में कैडर जो था कांग्रेस का फाइनली ख़त्म हो गया। जो कुछ था मतलब जो थोड़े बहुत लोग बचे थे, उसका परिणाम ये हुआ कि वो उस कैडर विहीन कांग्रेस को पराजित करना नरेंद्र मोदी एंड कंपनी के लिए बहुत आसान था, जो उन्होंने कर दिया। इस चीज़ को प्रियंका गांधी ने और राहुल गांधी दोनों ने समझा इस बात को और कैडर बिल्डिंग में वो लगे, लेकिन अब बड़ी देर हो चुकी है, चीज़ें जो है वो टाइम लगेगा धीरे धीरे। कैडर का एक काम होता था कि कैडर जो था वो कैडर तो हर मतलब गली गली में तक में उपलब्ध था, कांग्रेस के ज़माने में जैसे होता था या जैसे आज की तारीख में भाजपा का है। वो कैडर जो था लोगों को मुद्दों के बारे में बताता था, उससे जनता जो थी वो लगातार जागरूक बनी रहती थी। कांग्रेस के लंबे शासन के कारण ये भी था कि उसका कैडर उस ज़माने तक जागरूक था, या जैसे भाजपा ने इस बार पहली बार 10 साल शासन किया अपने तमाम कुशासन के बावजूद, तो कहीं ना कहीं उसका जो कैडर है वो लोगों को कन्विंस कर रहा है, जो भी ये बह रहा है। ये कुल मिला के स्थिति हुई। तो ये जो प्रियंका गांधी जो ये काम कर रही हैं कि वो लोगों को समझा रही हैं और ये कह रहे हैं कि अब ये जो उनका जो समझाने का अंदाज़ है वो एकदम वही है जो नेता पहले लोगों को समझाते थे। आप लोगों ने कहीं अगर महात्मा गांधी का भाषण सुना हो तो आप लोग ना हो तो गूगल पर निकाल देखिएगा, वो बहुत चिल्लाते विल्लाते नहीं थे, बहुत धीमे धीमे आराम से लोगों को समझाते थे। वही प्रोसेस जो है प्रियंका गांधी भी अख्तियार कर रही है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये एक तरीके से चुनाव का रिजल्ट चाहे जो हो, अच्छा हो या बुरा, चाहे जो भी जीते, लेकिन एक तरीके से चाहे या अनचाहे प्रियंका गांधी जो है कैडर बिल्डिंग का भी काम जो है धीरे धीरे कर रही हैं। और इसी में से तमाम लोग ऐसे हैं जो कैडर के रूप में भी बाद में धीरे धीरे प्रस्थापित होंगे। लोकतंत्र के लिए भी ज़रूरी है कि दो पार्टियां होनी चाहिए। अगर एक पार्टी ख़त्म हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कोई भी एक पार्टी होगी वो तानाशाही मुद्रा में चली जाएगी। वो तो जो विपक्ष होता है वही उसके ऊपर लगातार दबाव बनाए रहता है कि आप तानाशाही मुद्रा में न जाने पाइए। नरेंद्र मोदी जो तानाशाही मुद्रा में गए उसका कारण मेन कारण ये भी था कि कांग्रेस पूरी तरीके से ख़त्म हो गई थी। 52 सीट और 44 सीट में क्या करती वो, ये भी एक बात है। बहरहाल तो कुल मिलाकर के जो है वो चुनाव तो अपनी जगह दरकिनार, लेकिन ये एक बहुत ही उल्लेखनीय काम है। एक तरीके से जो एक अंग्रेज़ी मुहावरा होता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो ये मान के चलिए कि कांग्रेस में जो 10 साल शासन के बाहर रही हो, उसका एक फ़ायदा ये भी हुआ कि जो कुछ उसकी कमियां हैं उन कमियों को दूर करने की जो शुरुआत है वो भी इस चुनाव के दौरान ही हो गई है, नंबर 1। और नंबर 2 भी हो कि जितने उस तरीके के नेता थे कांग्रेस में जो केवल बैठ करके बेईमानी करके खा रहे थे या आक्रमणित थे, गुलाम नबी आज़ाद से लेकर के इस तरीके के तमाम लोग थे, उन सब लोगों ने भी कांग्रेस को छोड़ दिया और चले गए। अब कुल मिलाकर के कांग्रेस का जो पुनर्जीवन होगा वो भारतीय लोकतंत्र के हित में ही होगा और जैसे आसार दिखाई दे रहे हैं वो ठीक ही ठाक कुल मिला के रुक रहा है। बहरहाल देखिए चुनाव का नतीजा क्या होता है। जैसा सूचनाएं आ रही हैं उसके चलते भारतीय जनता पार्टी की सीटें काफ़ी कम होने की नौबत है। देखिए क्या होता है, अभी तो 4 जून को ही पता चलेगा।
और वैसे जिस तरीके से अब अपने मोदी जी बैलेंस लूज़ करते जा रहे हैं, अब वो बहुत एक जगह इंटरव्यू में तो रो चुके हैं, पब्लिकली भी उनका रोना आने वाला है। एक इंटरव्यू आजकल उनका चल रहा है, उसमें वो रोए हैं। अब पब्लिक अभी जनसभा में भी रोएंगे, आदत है उनकी रोने की, जनसभा में भी रोएंगे। जिस दिन वो रोने लगे समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी की हार अब तय जानी, क्योंकि उनके रोने के मतलब वो जब वो फ्लॉप कर जाते हैं तो रोने लगते हैं। ये उनकी एक स्ट्रेटजी है। बहरहाल देखिए क्या होता है। अब आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नरेंद्र मोदी जी का काम आपके ध्यान को इधर उधर करने का है। घबराए हुए हैं, डर गए हैं, क्योंकि जानते हैं कि इलेक्शन हाथ से जा रहा है और इलेक्टोरल बॉन्ड्स में इतनी चोरी हुई है कि इलेक्शन के बाद उनकी मुश्किल हो जाएगी। वो जानते हैं कि हिंदुस्तान की जनता बात समझ गई है और वो जानते हैं कि हिंदुस्तान की जनता समझ गई है कि नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों के नेता हैं, गरीबों के नहीं। जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। जैसे ही उसको डर लगता है वो कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी चाइना की बात करेगा, तो एक के बाद एक झूठ बोल रहा है। मगर इस बार नहीं निकल पाएगा।